Today on personality development, I am going to deliver about Pandit Nehru because his life, his struggle, his characteristics, his contribution, all full of amazing challenges and amazing significance, which are all required for a good personality. आज व्यक्तित्व के विकास में हम पंडित नेहरू के, जिनका कि कल जन्मदिन था, के विचारों, उनके संघर्षों, उनके कार्यों पर प्रकाश डालेंगे और यह बताने की कोशिश करेंगे कि उनके जीवन का अनुसरण, उनके जीवन से सीखना कैसे व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। नो नेहरू, अंडरस्टैंड नेहरू एंड एडॉप्ट नेहरू। नेहरू को जानिए, नेहरू को समझिए और नेहरू को फॉलो करिए। ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा उनके समकालीनों ने किया। कह सकते हैं कि उनके समकालीन जो उनसे भी उम्र में वरिष्ठ थे, उन्होंने किया। उन्होंने नेहरू को समझा, उन्होंने नेहरू को जाना और नेहरू को फॉलो किया। उनके बाद की पीढ़ी ने भी यही किया और जिन्होंने ऐसा किया उनका व्यक्तित्व निखर आया और उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया। नेहरू के जीवन को 4 भाग में बांटा जा सकता है। बचपन में उनको प्यार मिला और बचपन में उनको अच्छा वातावरण मिला। इसमें उनकी हम कोई भूमिका नहीं पाते, उनके गार्जियन की भूमिका पाते हैं। लेकिन 14 साल की उम्र से लेकर लगभग 40 साल की उम्र तक, 1929 तक, जो कुछ भी उन्होंने किया वो उनकी मौलिकता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही स्टडीड, ही वेंट फॉर हिज स्टडी इन लंडन। He was a scholar of science, he was a student of science, but during his study, he studied almost most of the literature of Europe. वे विज्ञान के विद्यार्थी थे, लेकिन अपने शिक्षा के जीवन में ही उन्होंने यूरोप की समृद्ध साहित्य का लगभग पूरा अध्ययन कर लिया। वो बैरिस्ट्री पास किए और उसके बाद भारत आने पर उनका अध्ययन जारी रहा। उन्होंने भारतीय साहित्य और भारतीय परिप्रेक्ष्य में राजनीति, धर्म और समाज को समझने की कोशिश की और 1912 से लेकर 1928 तक यही उन्होंने किया। He was a good learner since his age of 14 years until the end of life. और 1928 तक उन्होंने देश विदेश की राजनीति, समाज और धर्म को समझा और भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसके लिए अवधारणाएं बनाना शुरू किया। संभवतः इस बात को उनके वरिष्ठ नेताओं ने समझा, तभी तो 1929 के कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रदेश स्तर पर कोई सोचता भी नहीं था कि जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बना दिया जाएगा। सभी उनसे वरिष्ठ थे, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, राजाजी,
गांधी जी सब वरिष्ठ थे, लेकिन बात आ चुकी थी पूर्ण स्वराज की, बात आ चुकी थी, वामपंथी आंदोलन बढ़ रहा था और कांग्रेस के ही लोग, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण जैसे लोग, लोहिया जैसे लोग, वामपंथ की तरफ रुझान हो रहा था। ऐसे में नेहरू के अध्ययन को और नेहरू की आंतरिक स्फूर्ति और आंतरिक ताकत को गांधी ने पहचाना और 1929 में कांग्रेस ने उनको दायित्व दिया कि वे अंग्रेजों से वे स्वयं कहें कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अब हम स्वराज, आंशिक स्वराज, सेल्फ शासन की मांग नहीं करते। वस्तुतः यहीं से जवाहरलाल नेहरू की अपने समकालीनों पर स्पष्ट लीड हो गई और जिसका उन्होंने ईमानदारी से जिसे उन्होंने साकार किया। इसके बाद 1929 से 1946 तक उन्होंने संघर्ष किया। उनमें निर्भीकता, क्रांतिकारिता कूट कूट कर भर गई थी। वे पूर्व और पश्चिम के एक सबसे अच्छे संयोजक के रूप में उभरे। वो परंपरा और वैज्ञानिकता दोनों का समन्वय करने वाले बन गए और लोकतंत्र और समाजवाद की उनके विचार पूरी तरह से प्रस्फुटित होने लगे। तभी तो कराची अधिवेशन में उन्होंने मूल अधिकारों और आर्थिक जो प्रस्ताव रखा वह संविधान का अंग बना। वस्तुतः 1929 से 1946 तक वो एक स्वतंत्र भारत को कैसे चलाया जाएगा और स्वतंत्र भारत में लोगों के लिए कैसे काम किया जाएगा, इसकी व्यूह रचना करने लगे थे। जेल जाने से भयभीत न होना, निर्भीकता कूट कूट कर भरना, पूरे देश का एक राष्ट्रीय स्वरूप उनका स्वप्न देखना, न केवल ब्रिटिश प्रांतों को बल्कि रजवाड़ों को भी भारत का अंग बनाने का स्वप्न देखना, एक संघीय व्यवस्था का स्वप्न देखना, एक लोकतांत्रिक समाजवादी संरचना के लिए कार्य करना, एक संपन्न भारत की कल्पना करना, ये सब उनके अंदर आ चुका था। एक बार फिर कांग्रेस को और देश को उनकी जरूरत पड़ी। ही वॉज इन ग्रेट ट्रबल। वे अपनी पत्नी के इलाज के लिए यूरोप में थे, लेकिन 1935 का कानून मानने के बाद कांग्रेस को चुनाव लड़ना था और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के चुनाव अभियान का संचालन कौन करेगा, इसके लिए एक तेज तर्रार अध्यक्ष की जरूरत पड़ी। ऐसी स्थिति में नेहरू को यूरोप से बुलाया गया और कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई, क्योंकि अन्य नेता क्षेत्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखते थे। कोई गुजरात, कोई बिहार, कोई बंगाल, कोई महाराष्ट्र, कोई दक्षिण भारत तक, और नेहरू की साख राष्ट्रीय स्तर पर बन चुकी थी। और 1936-37 के चुनाव में पूरे देश का भ्रमण करके उन्होंने 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनवाई और इस दौरान उनको उनके न चाहने के बावजूद भी कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनना पड़ा। हम कहना चाहते हैं कि नेहरू को गांधी ने या अन्य ने नेतृत्व दिया नहीं, अपितु देश और कांग्रेस की मांग के अनुरूप नेहरू को वहां फिट किया गया। यही बात 1946 में आती है। सबको ये पता था कांग्रेस अध्यक्ष हर साल बदलेगा। मौलाना आजाद बहुत दिन से हैं तो नेहरू के नाम पर चर्चा ही नहीं थी, क्योंकि वो 3 बार रह चुके थे। ऐसी स्थिति में अन्य नाम आए थे, लेकिन जब वायसराय वेबल ने कहा कि हम अंतरिम सरकार के लिए उसको बुलाएंगे जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा,
तो तुरंत कांग्रेस कार्यकारिणी ने मौलाना आज़ाद से इस्तीफा दिलवाया और बिना उनका नाम आए फिर उनको वो दायित्व दिया कि अंतरिम सरकार आप ही चला सकते हो। जरा देखिए, जब वैचारिक मतभेद कांग्रेस में थे, ऐसी स्थिति में वे कैसे समन्वय करता थे। वे सुभाष और पटेल में भी समन्वय कर लेते थे, जयप्रकाश और पटेल में भी समन्वय कर लेते थे, मौलाना आज़ाद और उनमें भी समन्वय कर लेते थे, यहाँ तक कि अम्बेडकर के साथ भी समन्वय कर लेते थे। हम नेहरू के व्यक्तित्व की उस पॉइंट की बात करते हैं जो व्यक्तित्व विकास में आपको सहायता देता है। व्यक्तित्व विकास में सबसे बड़ा गुण होता है साहसी होना, क्रांतिकारी होना, लर्नर होना, आधुनिकता के प्रति जागरूक होना, प्रगतिशील होना, साइंटिफिक टेम्पर रखना, उदार होना, सहिष्णु होना और भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में लोकतंत्र और समाजवाद और संघीय व्यवस्था का कायल होना, ये सब गुण तो उनमें थे। एक युवा अगर इन गुणों को अपना ले तो उसकी सफलता असंदिग्ध है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनके इन गुणों को जिन्होंने भी अपनाया, उनसे जिन्होंने भी सीखा, वो देश के उच्च पायदान तक पहुंचे। अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर जैसे लोग कांग्रेस के बाहर रहकर भी उनके कायल रहे। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया भी उन्हीं के स्कूल के छात्र रहे। सुभाष चंद्र बोस ने भी उन्हों को फॉलो किया, मौलाना आज़ाद ने भी फॉलो किया और सरदार पटेल ने भी जब अहमदनगर जेल में नेहरू के साथ उनका गहन सानिध्य हुआ तो वहां से छूटने के बाद 45 के बाद वे नेहरू की भाषा बोलने लगे, न कि गांधी की। अभी तक वो गांधी की भाषा बोलते थे। 1945 के बाद सरदार पटेल नेहरू के दाएं कंधे बन चुके थे, क्योंकि अब उनको पता लग चुका था कि देश का संचालन और देश के लिए किस व्यक्ति की अनिवार्यता है। इन स्थितियों में नेहरू का जीवन जो 46 के बाद 1964 तक रहा, वह संस्थाओं का विकास करना था। एक बात और मद्देनजर, संविधान को संविधान सभा ने बनाया। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, लेकिन संविधान पर अगर सबसे ज्यादा छाप है तो किसकी है? नेहरू की। संविधान का उद्देश्य ही तो नेहरू ने लिखाया। संविधान किस लिए काम करेगा? इट वॉज गिवन बाय नेहरू थ्रू हिज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड इट इज प्रेजेंट in preamble. You can study preamble and know about नेहरू। नेहरू की कितनी गहरी पैठ थी। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार जिनके द्वारा नागरिकों को अधिकार मिले हुए हैं, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो सामाजिक आर्थिक न्याय और कल्याण से संबंधित है। यह प्रस्ताव भी नेहरू ने कराची अधिवेशन के लिए बनाया था, वही रखा गया है। केंद्र राज्य संबंध को लेकर जो प्रस्ताव उन्होंने बनाए थे वही रखे गए हैं। अर्थात भारतीय संविधान में उनके विचारों की गहरी छाप है। भारतीय संस्थाओं के निर्माण में उनकी गहरी छाप है। एक युवा को कैसा होना चाहिए, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी लोग भी नेहरू के विचार से ही सहमत थे। वे परिवर्तनकारी थे, वे क्रांतिकारी थे, वे वैज्ञानिक सोच रखते थे और आधुनिकता के चाहते। और इन सब से बढ़कर न केवल अपने लिए, न केवल देश के लिए, अपितु देश के साथ पूरे विश्व के लिए एक सपना सजो के रखते थे। और इंडिया के लिए जो उनकी ड्रीम थी, उनकी पुस्तकों में
उनके कार्यों में, उनके विचारों में स्पष्ट झलकती है। थैंक यू।